नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अंतरा पाठ्य पुस्तिका का पाठ 1 प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ शुरू करने जा रहे हैं। इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी का सबसे पहले हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1941 में हुई थी। रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना गांव में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में हुई थी। उनकी विधिवत शिक्षा इंटरमीडिएट तक की ही हो पाई थी। बाद में उन्होंने स्वाध्याय द्वारा संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी के प्राचीन तथा नवीन साहित्य का गंभीरता से अध्ययन किया। कुछ समय तक वे मिर्जापुर के मिशन हाई स्कूल में चित्रकला के अध्यापक रहे। सन 1905 में वे काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादक के पद पर नियुक्त होकर काशी आ गए और बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बने। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण के बाद वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे और इसी पद पर कार्य करते हुए यहीं उनका निधन हुआ। काशी ही उनकी कर्मस्थली रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के उच्च कोटि के आलोचक, इतिहासकार और साहित्य चिंतक थे। विज्ञान, दर्शन, इतिहास, भाषा विज्ञान, साहित्य और समाज के विभिन्न पक्षों से संबंधित लेखों, पुस्तकों के मौलिक लेखन, संपादन और अनुवादों के बीच से उनका जो ज्ञान संपन्न व्यापक व्यक्तित्व उभरता है वह बेजोड़ है। उन्होंने भारतीय साहित्य की नई अवधारणा प्रस्तुत की और हिंदी आलोचना का नया स्वरूप विकसित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करते हुए उन्होंने हिंदी कवियों की सम्यक समीक्षा की तथा इतिहास में उनका स्थान निर्धारित किया। आलोचनात्मक लेखन के अलावा उन्होंने भाव और मनोविकार संबंधी उच्च कोटि के निबंधों की रचना भी की। शुक्ल जी की गद्य शैली विवेचनात्मक है, जिसमें विचारशीलता, सूक्ष्म तर्क योजना तथा सहृदयता का योग है। व्यंग्य और विनोद का प्रयोग करते हुए वे अपनी गद्य शैली को जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं। उनके लेखन में विचारों की दृढ़ता, निर्भीकता और आत्मविश्वास की एकता मिलती है। उनका शब्द चयन और शब्द संयोजन व्यापक है, जिसमें तत्सम शब्दों से लेकर प्रचलित उर्दू शब्दों तक का प्रयोग दिखाई देता है। अत्यंत सारगर्भित, विचार प्रधान, सूत्रात्मक वाक्य रचना उनकी गद्य शैली की एक बड़ी विशेषता है। आचार्य शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसे उन्होंने पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था, जो बाद में परिष्कृत और संशोधित रूप में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। उनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि, चारखंड और रस मीमांसा आदि। इसके अलावा उन्होंने जायसी ग्रंथावली एवं भ्रमर गीत का सार का संपादन किया तथा उनकी लंबी भूमिका लिखी। अब हम पाठ का सार देखेंगे। संस्मरणात्मक निबंध प्रेमगन की छाया स्मृति में शुक्ल जी ने हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों का बड़ा रोचक वर्णन किया है। उनका बचपन साहित्यिक परिवेश से भरा पूरा था। बाल्यावस्था में ही किस प्रकार भारतेंदु एवं उनके मंडल के अन्य रचनाकारों, विशेषतः प्रेमगन के सानिध्य में शुक्ल जी का साहित्यकार आकार ग्रहण करता है, उसकी अत्यंत मनोहारी झांकी यहाँ प्रस्तुत हुई है। प्रेमगन के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी की समवयस्क मंडली को किस तरह प्रभावित किया, हिंदी के प्रति किस प्रकार आकर्षित किया तथा किसी रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण आदि से संबंधित पहलुओं का बड़ा चित्ताकर्षक चित्रण इस निबंध में किया गया है। पाठ शुरू करने जा रहे हैं। प्रेमगन की छाया स्मृति। मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। वे रात को प्राय रामचरितमानस और रामचंद्रिका घर के सब लोगों को एकत्र करके बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। उन्हें भी वे कभी कभी सुनाया करते थे। जब उनकी बदली हमीरपुर जिले की राठ तहसील से
मिर्ज़ापुर हुई तब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी। उसके पहले ही वे भारतेंदु के संबंध में एक अपूर्व मधुर भावना मेरे मन में जगी रहती थी। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में मेरी बाल बुद्धि कोई भेद नहीं कर पाती थी। देखिए, सत्य हरिश्चंद्र तो राजा थे जो सत्यवादी थे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है साहित्यकार थे। तो लेखक जब उनके पिताजी भारतेंदु जी के संदर्भ में कुछ बताते थे वे सत्य हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक ही समझते थे। और कवि हरिश्चंद्र में मेरी बाल बुद्धि कोई भेद नहीं कर पाती थी। हरिश्चंद्र शब्द से दोनों की एक मिली जुली भावना, एक अपूर्व माधुर्य का संचार मेरे मन में करती थी। मिर्ज़ापुर आने पर कुछ दिनों में सुनाई पड़ने लगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र यहाँ रहते हैं, जो हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं और जिनका नाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, जिनका शॉर्ट नाम है प्रेमगन। भारतेंदु मंडल की किसी सजीव स्मृति के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा रही होगी, यह अनुमान करने की बात है। मैं नगर से बाहर रहता था। एक दिन बालकों की मंडली जोड़ी गई, जो चौधरी साहब के मकान से परिचित थे। वे अगुआ हुए। अगुआ का अर्थ होता है आगे की ओर हुए, मतलब आगे चले। मील 1.5 का सफ़र तय हुआ। पत्थर के एक बड़े मकान के सामने हम लोग जा खड़े हुए। नीचे का बरामदा खाली था, ऊपर का बरामदा सघन लताओं की जाल से आवृत था। बीच बीच में खंबे और खुली जगह दिखाई पड़ती थी। उसी को देखने के लिए मुझसे कहा गया। कोई दिखाई न पड़ा। सड़क पर कई चक्कर लगे। कुछ देर पीछे एक लड़के ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया। लता प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे। एक हाथ खंबे पर था। देखते ही देखते ये मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई। ओझल का मतलब होता है गायब हो गई, यानी अंदर चले गए होंगे। बस यही पहली झांकी थी। किसकी? प्रेमगन की पहली झांकी इनको दिखाई दी। ज्यों-ज्यों मैं सयाना होता गया, त्यों तो हिंदी के नूतन साहित्य की ओर मेरा झुकाव बढ़ता गया। क्वींस कॉलेज में पढ़ते समय स्वर्गीय रामकृष्ण वर्मा मेरे पिताजी के सहपाठियों में से थे। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्राय मेरे यहाँ आया करती थी, पर अब पिताजी उन पुस्तकों को छिपा कर रखने लगे। उन्हें डर हुआ कि कहीं मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट न जाए, मैं बिगड़ न जाऊं। उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ जी पाठक ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था। मैं वहां से पुस्तकें ला ला कर पढ़ा करता। एक बार एक आदमी साथ करके मेरे पिताजी ने मुझे एक बारात काशी में भेजा। मैं उसी के साथ घूमता फिरता चौखंबा की ओर जा निकला। वहीं पर एक घर से पंडित केदारनाथ जी पाठक निकलते दिखाई दिए। पुस्तकालय में वे मुझे प्राय देखा करते थे। इससे मुझे देखते ही वे वहीं खड़े हो गए। बात ही बात में मालूम हुआ कि जिस मकान से वे निकले थे वह भारतेंदु जी का घर था, जिनके बारे में पिताजी से लेखक ने बचपन में सुना था। मैं बड़ी चाह और कुतूहल की दृष्टि से कुछ देर तक उस मकान की ओर न जाने किन किन भावनाओं में लीन होकर देखता रहा। पाठक जी मेरी यह भावुकता देख बड़े प्रसन्न हुए और बहुत दूर मेरे साथ बातचीत करते हुए गए। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र मेरी गहरी मैत्री में परिणित हो गया। 16 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते तो समवयस्क हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडली मुझे मिल गई, जिनमें श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी मुख्य थे। हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा बराबर इस मंडली में रहा करती थी। मैं भी अब अपने को एक लेखक मानने लगा था। हम लोगों की बातचीत प्राय लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती थी, जिसमें निसंदेह इत्यादि शब्द आया करते थे। जिस स्थान पर मैं रहता था वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तारों तथा कचहरी के अफसरों और अमलों की बस्ती थी। ऐसे लोगों के उर्दू कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी लगती थी, क्योंकि हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलते थे। इसलिए उन लोगों को क्योंकि वे लोग उर्दू में बातचीत करते थे तो उनको शुद्ध हिंदी अनोखी लगती थी। इसी से उन्होंने हम लोगों का नाम निसंदेह लोग रख छोड़ा था। मेरे मोहल्ले
में कोई मुसलमान सब जज आ गए थे। एक दिन मेरे पिताजी खड़े खड़े उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। इसी बीच मैं उधर जा निकला। पिताजी ने मेरा परिचय देते हुए उन्हें कहा, इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है। चट जवाब मिला, आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं तो इनकी सूरत देखते ही इस बात से वाकिफ हो गया। मेरी सूरत में ऐसी क्या बात थी, यह इस समय नहीं कह सकता। आज से 30 वर्ष पहले की बात है। चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो गया था। अब उनके यहाँ मेरा जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज़ समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। बसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच, रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। कंधों तक बाल लटक रहे हैं, आप इधर से उधर टहल रहे हैं। एक छोटा सा लड़का पान की तस्तरी लिए पीछे पीछे लगा हुआ है। बात की काट छाट का क्या कहना है। जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उनमें एक विलक्षण वक्रता थी। वक्रता का मतलब होता है टेढ़ापन। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला होता था। नौकरों तक के साथ उनका संवाद सुनने लायक होता था। अगर किसी नौकर के हाथ से कभी कोई गिलास वगैरह गिरा तो उनके मुंह से यही निकला कि कारे बचाता नहीं। उनके प्रश्नों के पहले क्यों साहब अक्सर लगा रहता था। वे लोगों को प्राय बनाया करते थे। इससे उनसे मिलने वाले लोग भी उन्हें बनाने की फिक्र में रहा करते थे। मिर्ज़ापुर में पुरानी परिपाटी के एक बहुत ही प्रतिभावान कवि रहते थे, जिनका नाम था वामनाचार्य गिरे। एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले जा रहे थे। अंतिम चरण रह गया था कि चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों पर बाल छिटकाए खंबे के सहारे खड़े दिखाई पड़े। चट कवित पूरा हो गया और वामन जी ने नीचे से वह कवित ललकारा, जिसका अंतिम अंश था, खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। एक दिन कई लोग बैठे बातचीत कर रहे थे कि इतने में एक पंडित जी आ गए। चौधरी साहब ने पूछा, कहिए क्या हाल है। पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं। प्रश्न, जल ही खाया है या कुछ फलाहार भी पिया है। मतलब उनको थोड़ी मजाक करने की आदत भी थी। एक दिन चौधरी साहब के यहाँ के एक पड़ोसी उनके यहाँ पहुँचे। देखते ही सवाल हुआ, क्यों साहब, एक लफ्ज़ में अक्सर सुना करता हूँ पर उसका ठीक अर्थ समझ में न आया। आखिर गन चक्कर के क्या मानी है, इसके क्या लक्षण हैं। पड़ोसी माँ से बोले, वाह, यह क्या मुश्किल बात है। एक दिन रात को सोने के पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक जो जो काम किए हो सब लिख जाइए, पढ़ जाइए। मेरे सहपाठी पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, भगवान दास हालना, भगवान दास मास्टर, इन्होंने उर्दू बेगम नाम की एक बड़ी ही विनोदपूर्ण पुस्तक लिखी थी, जिसमें उर्दू की उत्पत्ति, प्रचार आदि का वृतांत एक कहानी के ढंग से दिया गया था। इत्यादि कई आदमी गर्मी के दिनों में छत पर बैठे चौधरी साहब से बातचीत कर रहे थे। चौधरी साहब के पास ही एक लैंप जल रहा था। लैंप की बत्ती एक बार भभकने लगी। चौधरी साहब नौकर को आवाज़ देने लगे। मैंने चाहा कि बढ़कर बत्ती नीचे गिरा दूं, पर लक्ष्मी नारायण ने तमाशा देखने के विचार से मुझे धीरे से रोक लिया। चौधरी साहब कहते जा रहे हैं, अरे जब फूट जाई तबे चलत आव। अंत में चिमनी ग्लोब के सहित चकनाचूर हो गई, पर चौधरी साहब का हाथ लैंप की तरफ न बढ़ा। उपाध्याय जी नागरी को भाषा मानते थे और बराबर नागरी भाषा लिखा करते थे। उनका कहना था कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वही नागरी कहलाई। इस प्रकार वे मिर्ज़ापुर न लिखकर मिर्ज़ापुर लिखा करते थे, जिसका अर्थ वे कहते थे लक्ष्मीपुर माइनस मीर। मीर का अर्थ होता है समुद्र, धन जा इज इक्वल टू जा का अर्थ होता है पुत्री प्लस पुर।